हेलो किड्स। देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर मैथ्स का स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं सीधे। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, फर्स्ट वाले चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया होगा, रिवीजन करते रहिएगा और टाइम टू टाइम आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स भी आते रहेंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा कोशिश करूँगा जितनी एक्सरसाइजेस एज मैनी एज आई कैन इस चैप्टर के हम आज कंप्लीट कर पाएँ, और जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दी जाएंगी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। देख भाई, हमारे पास क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ कि पॉलिनोमियल्स आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो भी देखिएगा, जैसे हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल आपको अच्छे से याद होगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब वेरिएबल्स कहलाते थे, और जो 1 2 3 4 ये जो नंबर्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, सारे अल्फ़ाबेट्स वेरिएबल्स की कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, इसीलिए उनको वेरिएबल कहा जाता है। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आप कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिए, सपोज टू भी कोई वेरिएबल है एक्स, अगर कहीं एक्स टू द पावर नेगेटिव आ जाती है, अगर कहीं पर भी एक्स टू द पावर नेगेटिव, लाइक -1 आ जाए, -1 या -2 कुछ भी, तो आप इसे पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करोगे। अगर कहीं हमारे वेरिएबल रूट के अंदर आ गया तो आप इसे पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करोगे। अगर कहीं हमारा वेरिएबल डेनोमिनेटर में आ गया, लाइक 1/x समवे, तो आप इसे पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं करोगे। और कहीं अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन सपोज टू बी 2/3, 3/7, एनी अदर पावर कैन ऑल्सो पॉसिबल, तो भी ये पॉलिनोमियल कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर ये 4 कंडीशंस कहीं पर प्रेजेंट है, जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव है, जो वेरिएबल है अगर वो रूट में है, वेरिएबल जो है वो डेनोमिनेटर में है, या फिर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं मानोगे। ठीक है, तो बस इनमें से, इन सारे एक्सप्रेशंस में से जो उन्होंने फर्स्ट वाले पार्ट में हमको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बस आप यही ऑब्जर्व कर लीजिए, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज पॉलिनोमियल है। अच्छा, एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने बोला है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सिर्फ वन वेरिएबल का ही पॉलिनोमियल आपको आंसर देना है, बताना है कि इनमें से कौन से वन वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल हैं। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे हम फर्स्ट वाले पे ध्यान देते हैं, दिस इज़ 4x² - 3x + 7। यहाँ पर ना ही तो x की पावर नेगेटिव है, ना ही x डेनोमिनेटर में है, ना ही x रूट में है, और ना ही x की पावर जो वो फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अच्छा, सेकंड वाला देखिए, y² + √2, यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज़ y, और y की पावर 2 है, रूट लगा तो हुआ है बट दैट इज़ ऑन 2। ठीक है ना, स्क्वायर रूट का साइन 2 पर है, y पर नहीं है, मतलब वेरिएबल पर नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट वाले में ये t रूट के अंदर प्रेजेंट है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाले में देखिए, यहाँ पर जो y है वो डेनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब लास्ट वाले पे ज़रा ध्यान दीजिए, दिस इज़ x⁻10 + y³ + t⁻50। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वो सारी ही कंडीशंस प्रेजेंट है कि ना ही तो कोई वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, ना ही वो डेनोमिनेटर में है, ना ही वो रूट में है, ना ही वो डेनोमिनेटर में है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं ये पॉलिनोमियल है। बट अब एक बात देखिए कि यहाँ पर उन्होंने हमको बोला था कि द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, बट हेयर इन दिस क्वेश्चन द 3 वेरिएबल्स आर गिवन x, y and t, देयरफॉर दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अगर वो सिर्फ ये पूछते कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं तो ये उसमें कंसिडर किया जाता, बट यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ और मेंशन कर दी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल में नहीं है। ओके, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में हमें x² के कोफिशिएंट को बताना है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। तो x² का कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सा टर्म लिखा हुआ है, कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कोफिशिएंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ, किसी भी टर्म के लिए, जैसे सपोज टू बी अगर x³ का वो जो है कोफिशिएंट पूछ लें, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि x³ के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है। x⁴ का पूछ लें तो आपको ऑब्जर्व करना होगा कि x⁴ के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है दिस इज़ 2 + x² + x। अब आप देखिएगा यहाँ पर x² के साथ मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर हमको नहीं दिख रहा, तो हम बेसिकली यहाँ पर 1 मान सकते हैं, दिस इज़ 1 × x²। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। ज़रा सेकंड वाले पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ आपको क्या दिख रहा है, कोई नहीं है, तो आप वापस से 1 मान सकते हैं। तो हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी प्रेजेंट था और आपने इसके आगे 1 और सपोज कर लिया, तो -1 इसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है। अच्छा, ज़रा थर्ड वाले पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ π/2 लिखा हुआ है। सो हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ π/2 ओनली। और ज़रा लास्ट वाले पे ध्यान दीजिएगा, √x - 1 आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 0 हेयर। यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 है। ऑल्दो आई हैव डन दिस क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये चारों पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखते जाएं तो क्वेश्चन नोट डाउन करते चले जाइए करिए, जिससे कि आपको आगे जाकर एडवांटेजेस रहेंगे सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, ठीक। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड वन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक बायनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 होना चाहिए और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 100 होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए डिग्री बेसिकली क्या होती है, किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी पावर जो होती है, सबसे बड़ी पावर, दैट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, उसे उसकी डिग्री कहा जाता है। जैसे ये पहला वाला एक्सप्रेशन था, यहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो डिग्री है दैट इज़ 2। यहाँ पर जो डिग्री है वो भी 2 है बिकॉज ऑफ y की पावर 2 है यहाँ पर। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है t, उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 50 है, तो आप ये कह सकते हैं इसकी डिग्री 50 हो गई, ठीक है। तो डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक। अच्छा, अब ये बात आती है कि बायनोमियल क्या है ना, या मोनोमियल क्या है। अच्छा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं, 1, 2 एंड 3 टर्म्स प्रेजेंट हैं। सो 3 टर्म्स अगर कहीं प्रेजेंट होंगे किसी भी एक्सप्रेशन में तो आप उसे कहते हो ट्रायनोमियल, ठीक है। जैसे ये भी ट्रायनोमियल है 1, 2, 3। अच्छा, ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 एंड 2 ये 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं, एक तो हो गया π/2 एक्स स्क्वायर, एक हो गया अपना x, तो यहाँ पर 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया। अच्छा, π/2 और एक्स स्क्वायर अलग अलग नहीं माने जाएंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अगर 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन का साइन होगा तो वो अलग अलग टर्म सपोज नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर π/2 एक्स स्क्वायर सिंगल एक टर्म है और दूसरा टर्म हो गया x, सो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं। अगर 2 टर्म्स कहीं पे प्रेजेंट होंगे तो आप उसे बोलोगे बायनोमियल। 3 टर्म्स वाला कहलाता है ट्रायनोमियल, 2 टर्म्स वाला कहलाता है बायनोमियल। और अगर कहीं सिंगल टर्म प्रेजेंट है, सिंगल टर्म लाइक दिस, ये एक सिर्फ 3, सो इसे कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्रायनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा कहीं टर्म्स प्रेजेंट हैं तो आप उसे कॉमन वर्ड दे सकते हो, वैसे तो और भी कई सारे होते हैं बट आप उसे कॉमन वर्ड कह सकते हो, मल्टीनोमियल, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने बोला कि हमें एक एग्जाम्पल देना है बायनोमियल का जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 होनी चाहिए। बायनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, मोनोमियल में सिंगल टर्म होता है। देख मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। हाँ जी, डिग्री मतलब सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की। अच्छा, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 टर्म्स प्रेजेंट हैं और वेरिएबल मैंने क्या माना x, और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो कितनी होगी 35, तो हो गया ना एक बायनोमियल जिसकी डिग्री 35 है। आप ये भी लिख सकते हो इसके प्लेस पर x⁵ प्लस एक्स स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हो x⁵ प्लस 100, आप ये भी लिख सकते हो दैट x⁵35 प्लस x⁵34। ये भी इसकी भी डिग्री जो है वो 35 ही कंसिडर की जाएगी क्योंकि जो सबसे बड़ी पावर है दैट इज़ 35। आप ये भी लिख सकते हो x⁵35 होगा यहाँ पर, ये कुछ नहीं है, और प्लस समथिंग लाइक 2, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस सबसे बड़ी पावर जो है वो 35 होनी चाहिए। अब आपको मोनोमियल लिखना है जिसकी जो डिग्री है वो 100 होनी चाहिए। मोनोमियल मतलब जिसमें एक सिंगल टर्म हो, तो आप ये लिख सकते हैं x⁴100, आप चाहें तो y⁴100 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी वेरिएबल z⁴100 भी लिख सकते हैं, एनी ऑफ एज यू वांट, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब अगला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सब की हमें डिग्री लिखनी है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था डिग्री का मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर। जरा आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो यहाँ है 3, तो आप ये कह सकते हैं इसकी डिग्री 3 हो गई। इसकी डिग्री y की जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, सो इट्स डिग्री इज़ 2। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ 5t माइनस √7। यहाँ पर जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें t की पावर हमें कुछ दिखती नहीं है, मतलब कुछ है दिख नहीं रही है हमें, लेकिन एक्चुअली इसकी पावर आप 1 सपोज कर सकते हो।
तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वेरिएबल है उसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, सो इट्स डिग्री इज़ 1। और यहाँ पर तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 0। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये सबकी डिग्री लिखी हुई है उस क्वेश्चन की। ठीक है, अच्छा और देखिएगा 5th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इन सब में हमें बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो आप उसे कहेंगे दैट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, किसी की डिग्री अगर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक, और किसी की डिग्री अगर 3 होती है तो क्यूबिक। आपको पता चल चुका है कि डिग्री होती क्या है। जरा फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर 2 है, सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो x की सबसे बड़ी पावर है वो 3 है, सो दिस इज़ क्यूबिक। यहाँ पर जो वेरिएबल है y उसकी जो मैक्सिमम पावर है दैट इज़ 2, सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर 1 है, एक्चुअली x की पावर कोई नहीं है तो आप इसे एटलीस्ट 1 मान सकते हैं यहाँ पर, सो दिस इज़ लीनियर। जो नेक्स्ट 1 है 3t, वहाँ पर भी जो t है उसकी जो पावर है वो भी जो 1 है, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ ऑल्सो लीनियर। नेक्स्ट जो है वो है r², तो वहाँ पर r की पावर जो है वो 2 है, सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक। और लास्ट में 3 है जो पावर है, सो दिस इज़ क्यूबिक। तो आप अच्छे समझे होंगे लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, तो बहुत ही ईजी है। चलिए इसी के साथ हमारी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज वाइंड अप होती है। हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज पर। मैंने यहाँ पर सब मेंशन किए हुए हैं, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं और वीडियो पॉज करके सबको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। ठीक, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 2.2 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू 2। इस पॉलिनोमियल की आपको इन तीनों के लिए वैल्यू कैलकुलेट करके लेकर आनी है, 0 के लिए भी, -1 के लिए भी और 2 के लिए भी। देखिए हम क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। उन्होंने बोला कि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑब्टेन करनी है, तो आप पहले वाले केस में x की प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, सेकंड वाले केस में कर दीजिएगा -1 और थर्ड वाले केस में कर दीजिएगा 2। देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। हाँ जी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन वॉज 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। वॉट दे आस्किंग, दे वर आस्किंग द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। तो मैं x की वैल्यू बस यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो हो जाएगा 5 × 0, सीधे 5 × 0, 4 × 0 स्क्वायर, 4 × 0 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3। ठीक है, आप 0 का किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करिए आपको हमेशा 0 मिलता है। अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0 ही आएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0 अगेन 0, और जो प्लस 3 है वो एज इट इज़ है। अब आप तीनों को 0 - 0 इज़ 0, 0 + 3, फाइनली हमारे इसका आंसर 3 निकल कर आ गया। अब आपको x इज इक्वल टू -1 पर भी कैलकुलेट करना है। अब आप वापस से वही करेंगे जो ऊपर किया था, यहाँ पर x के प्लेस पर -1 आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, सो इट विल बी 5 × -1 -4 × -1 स्क्वायर एंड प्लस 3। अच्छा 5 × -1 करेंगे तो आपको -5 मिलेगा, और -1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा +1, बिकॉज ऑफ किसी भी नेगेटिव टर्म का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको हमेशा पॉजिटिव मिलता है। सो दिस विल बी 4 × 1 एंड प्लस 3 एज इट इज़ है, -5 -4 × 1 -4 हुआ, प्लस 3 एंड -5 - 4 दिस इज़ -9 प्लस 3, और आप -9 प्लस 3 कर लीजिए, -6 इज़ द फाइनल आंसर। ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई, दिस इज़। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, द सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनके 4 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमें P0, P1, P2 ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेके आनी है। ज़रा देखिएगा, फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ Py, उसका जो नाम है वो Py है, उस पॉलिनोमियल का नाम उन्होंने हमको Py लिख के दिया हुआ है, एंड Py इज इक्वल टू y² - y + 1। जैसे आपको अगर P0 निकालना है, P0, तो आप क्या करेंगे कि y के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आपको P1 निकालना है तो y के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आपको P2 ऑब्टेन करना है तो आप y के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बस यही काम करते रहना है। तो ये और ये दोनों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अंतर ये है
कि यहाँ पर पॉलिनोमियल का कोई नाम नहीं दिया था उन्होंने, बस यहाँ पर कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम दे दिए गए हैं, पी वाई, पी एक्स, पी टी, पी एक्स, इस तरीके बस उन्होंने उसकी लेबलिंग कर दी है और कोई डिफरेंस नहीं है। काम वही है जो पीछे हमने किया हुआ था। देखिएगा, हाँ जी, जैसे हमको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था पी वाई, मैंने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, और हमें P0, P1 और P2 की वैल्यूज़ ऑप्टेन करनी थी। तो हमने फर्स्ट वाले केस में y के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको मिलेगा 0² - 0 + 1, तो फाइनली ये 1 आ जाएगा सॉल्व होकर। सेकेंड वाले केस में हमने क्या किया कि y के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपको मिलेगा 1² - 1 + 1, ये लिखा हुआ है, और 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता है, -1 एज इट इज़ है, 1 एज इट इज़ है, -1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव 1 है, एक नेगेटिव 1 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, आपको सिर्फ +1 मिल जाएगा। थर्ड वाला जो केस जो है उसमें P2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, तो आप इस एक्सप्रेशन में y के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 2² - 2 + 1, और 2² 4 होता है, -2 ये रहा, 1 ये रहा। अगर आप 4 - 2 करेंगे, 4 - 2, तो आपको मिलेगा 2, 2 + 1 3, 3 इज़ द फाइनल आंसर। तो ईजी था, कोई ऐसा खास मैटर बिल्कुल भी नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखा देता हूँ। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। यहाँ पर हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, px = 3x + 1, px = 5x - pi, px = x² - 1, ये उनकी कुछ पॉलिनोमियल्स हमको गिवन है, और हमसे बोला उन्होंने कि इनके सामने जो x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये x = -1/3, x = 4/5, x = 1, -1, उन्होंने बोला कि चेकआउट कीजिए, फाइंड आउट कीजिए कि क्या ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये इनके ज़ीरोज़ हैं, क्या ये इनके ज़ीरोज़ हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है सॉल्यूशन, आप ज़ीरोज़ को सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, तो तीनों का मतलब एक ही होता है, वो तीनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो आपको क्या करना है, वो पूछ रहे हैं हमसे कि पता कीजिए कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो क्या इन पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन हैं, क्या इनके ज़ीरोज़ हैं। तो आपको कैसे पता कर सकते हैं आप कि जो भी हमें x की वैल्यू दी हुई है, आप उस पॉलिनोमियल में उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए x के प्लेस पर, या y या z जो भी हो, आप उसके प्लेस पर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर सॉल्व करने के बाद आपको 0 मिल जाता है, तो आप ये कह सकते हैं कि यस दिस इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सॉल्व करने के बाद अगर आपको 0 मिलता है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये इसका 0 है, या सॉल्यूशन है, या रूट है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं, मैं दिखाता हूँ। जी हाँ, px = 3x + 1, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन। हमें फाइंड आउट करना था x = -1/3 इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो हमने क्या किया कि x के प्लेस पर -1/3 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने x के प्लेस पर -1/3 डाला हुआ है। तो यहाँ पर जब आप x के प्लेस पर -1/3 डालेंगे, तो आपको मिलेगा 3 × -1/3 + 1। आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपको मिलेगा -1 + 1, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं यस x = -1/3 इज़ द ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, और px यहाँ पर तो नाम दिया हुआ, तो आप px लिख दीजिए, या आप गिवन पॉलिनोमियल लिख दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद देखिए मैंने किया हुआ है इसका 7th वाला क्वेश्चन। बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम थे, इसीलिए मैंने नहीं किए। आप करिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा। जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है दैट इज़ px = 3x² - 1, और हमें x = -1/3, 1/√3 और 2/√3 के लिए चेकआउट करना है कि क्या ये इनके ज़ीरोज़ हैं। तो हम पहले x के प्लेस पर -1/√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर 2/√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डाल रहे हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के प्लेस पर -1/√3, आप देख सकते हैं। तो ज़रा यहाँ पर देखिएगा, दिस इज़ x², ठीक है, ये है x²। तो आप जब x² के प्लेस पर -1/√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसकी पावर ये देखिए 2 है, तो यहाँ पर भी पावर 2 लग जाएगी, और -1 एज इट इज़। -1/√3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, तो एक तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। -1 एज इट इज़, आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट, देख लीजिए। 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 - 1 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। फिर हमें 2/√3 के लिए भी फाइंड आउट करना है कि 2/3 इसका 0 है या नहीं, या फिर रूट है या नहीं। तो देखिए हमने 2/3 भी सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। हाँ जी,
So we are obtaining the value of the expression at 2/√3. So this will be 3 into 2/√3 square minus 1. तो 2 का स्क्वायर मिलेगा आपको 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3. आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात. अगर भूल गए हैं तो जो है पुराने वाली वीडियोस देखिएगा नंबर सिस्टम की जाकर, वहाँ पर आपको ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, सारे आइटम्स मिल जाएंगे. 3 से आप देख सकते हैं 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपके पास मिलेगा 4 - 1 और 4 - 1 इज़ 3. तो आप देख सकते हैं जो 3 आया है यानी कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया. देयरफॉर 2/√3 इज़ नॉट द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. आई हैव रिटन हियर. ठीक है, तो ये है, आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है x की वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, या फिर रूट है या नहीं है, या फिर 0 है या नहीं है. ठीक है पापा, इनमें जरा एक सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था. चलिए अब हम बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन पर. हाँ जी, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको इन सारे केसेस में इनके जीरोज़ ऑब्टेन करने हैं. जीरोज़ मतलब वही सॉल्यूशन यानी कि x की वैल्यू या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू. तो आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो? क्या करेंगे आप कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज टू बी ऐसे px दिया हुआ है, आप इसे इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इक्वल टू 0, और वहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन कर लीजिए. तो जो x की वैल्यू ऑब्टेन करके आएगी वही उसका जीरो कहलाएगा या सॉल्यूशन कहलाएगा. ठीक है, देखिएगा हाँ जी. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन वॉज px इज इक्वल टू x प्लस 5. तो आपको क्या करना है, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग px इज इक्वल टू 0, px को आपको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देना है. और जो px की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी थी, x प्लस 5, तो मतलब कि x प्लस 5 इक्वल टू 0. आप 5 उस साइड ले जाइए इक्वल के RHS में, तो 5 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5, यही इसका जीरो है. आप ये कह लीजिए कि जो x की जो वैल्यू निकल कर आई वो इसका सॉल्यूशन है या रूट है, तो तीनों का मतलब एक ही होता है. अच्छा, इस वाले रूट को स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से रिलेट मत करिएगा, ये बस रूट मतलब कि x की वैल्यू. अच्छा, अब देखिएगा नेक्स्ट द थर्ड वन, px इज इक्वल टू 2x प्लस 5. सेम वर्क अगेन, सब्स्टिट्यूटिंग px इज इक्वल टू 0, दैट इज़ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब आपको x कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्टली इस 5 को उस साइड लेकर जाएंगे, 5 उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. फिर इस 2 का हम लोग यहाँ पर डिवीजन कर देंगे, सो इट विल बी -5/2. दिस इज़ द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. अच्छा, अब देखिएगा जो लास्ट वन है, p इज इक्वल टू ax. अगेन सेम वर्क, सब्स्टिट्यूटिंग px इज इक्वल टू 0, यानी कि px की जो वैल्यू है ax इज इक्वल टू 0. अब आपको क्योंकि x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस a का इस साइड डिवीजन कर देंगे, 0/a, एंड 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0 ऑलवेज. सो ये इनकी जीरोज़ हैं. यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल कर आई है 0, हेयर द जीरो of given polynomial is 0 only. Now the exercise number 2.3, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1. एक ही पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि रिमाइंडर पता कीजिए जब इस पॉलिनोमियल को इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x माइनस 1/2, x प्लस वाई एंड 5 प्लस 2x. उन्होंने बोला इन सारे एक्सप्रेशन से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए. ठीक है, तो देखिए भाई, हम नॉर्मल जब डिवीजन करते हैं, सपोज टू भी हम 3 का 15 में डिवीजन कर रहे हैं, 3 का 15 में डिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 5 15 कर लेते हैं और नीचे हमारे पास कुछ वैल्यू बच जाती है. तो ये जो आगे वाला नंबर है जिसका आप डिवीजन कर रहे हो, इसे कहा जाता है डिवाइज़र. ये जो अंदर वाला टर्म होता है इसे कहा जाता है डिविडेंड. दिस इज क्वेश्चन एंड हेयर द टर्म विच इज़ ऑब्टेन सेड टू बी द रिमाइंडर. तो आपको यही रिमाइंडर यहाँ पर कैलकुलेट करना है हर केस में. तो देखिए, रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए, रिमाइंडर ऑब्टेन करने के लिए आपके पास बेसिकली 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सेकेंड वन इज़ रिमाइंडर थ्योरम. तो मैंने दोनों ही तरीके से समझाया हुआ है. अगर एग्जाम में आता है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करनी है, और अगर मेंशन कर देते हैं डू दिस बाय दिस मेथड लाइक बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर थ्योरम, तो आपको वो मैंडेटरी होगा ही, फिर तो आपको मेथड लगाना ही लगाना है. अदरवाइज आप रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, सो दैट विल बी फार बेटर बिकॉज ऑफ दैट इज़ ईजियर देन द लॉन्ग डिवीजन मेथड. ऑल्दो आई हैव डन बोथ द मेथड्स. देखिएगा, पहले लिखा हुआ है साफ साफ लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा रहे हैं. जी हाँ, तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का कि x प्लस 1 का हमें डिवीजन करना है
एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 में कैसे डिवीजन करेंगे देखिएगा। हम लोग कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर या रिमाइंडर को यहाँ पर। आप इसका फर्स्ट टर्म ले लीजिए, फर्स्ट टर्म क्या है इसका एक्स क्यूब, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म ले लीजिए, इसका फर्स्ट टर्म है एक्स। तो अंदर वाले के फर्स्ट टर्म में आप बाहर वाले यानी कि डिवाइज़र के फर्स्ट टर्म का डिवीज़न कीजिए। मतलब एक्स क्यूब में आप एक्स का डिवीज़न कीजिए, एक्स क्यूब में आप एक्स का डिवीज़न किए तो आप देख सकते हैं इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 पावर बचेगी। तो जो भी डिवीज़न करके आया है वो आपको ऊपर लिख देना है, सीधे हमने x² यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है कि जो ऊपर हमने लिखा फर्स्ट सम में फर्स्ट सम का डिवीज़न करके x² दैट इज़, तो इस x² का इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना होगा इस जगह पर। ठीक है, क्या किया कि पहले फर्स्ट सम में फर्स्ट सम का डिवीज़न किया, जो आया उसे ऊपर मेंशन कर दिया, ऊपर लिख दिया। फिर इस फर्स्ट वाले टर्म का जो भी ऊपर हमने डिवीज़न करके लिखा है इन दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए x² का। इस x² का अगर आप x से करेंगे तो आपको मिलेगा x³, फिर आप x² का 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा x²। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिएगा कि हम जब नॉर्मल डिवीज़न करते हैं, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे पीछे, मैंने 15 में 3 का डिवीज़न करके बताया, 3 5 15, नीचे 15 आया तो 15 से 15 माइनस करते हैं हम लोग, ये करते हैं ना हमेशा। सेम काम आपको यहाँ भी करना है कि आपको जो भी डिवीज़न करके आया है लाइक दिस थिंग, तो आपको इसको भी माइनस करना है। और अलजेब्रा में हमेशा माइनस करने पे साइन चेंज हो जाया करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो था आप देख सकते हैं प्लस था, यहाँ पर कोई साइन नहीं था, मतलब ये प्लस था। x³ वॉज पॉजिटिव, बेसिकली ये पॉजिटिव था, बट साइंस चेंज होकर नेगेटिव हो गया। सेम वे आप देख सकते हैं कि जो x² था उसके भी आगे पॉजिटिव साइन लगा हुआ था और साइन चेंज करके नेगेटिव हो गया ये भी। अब यहाँ पर जो x³ है ऊपर वाले टर्म में वो पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। आपको मिला यहाँ पर 3x² और यहाँ पर मिला आपको x², एंड 3x² माइनस x² इज़ 2x²। और बाकी दोनों टर्म्स देखिए यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हमने 3x+1 एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, सेम मेथड आपको फिर से फॉलो करना है जब तक डिवीजन होता चला जाए। यहाँ पर जो इसका फर्स्ट सम है वो 2x² है और यहाँ पर जो इसका फर्स्ट सम है वो x है। फर्स्ट सम में फर्स्ट सम का डिवीजन आपको करना होता है, यानी कि आप लोग क्या करेंगे कि 2x² में x का डिवीजन करेंगे। तो आप देखिए एक x वापस से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2x बचेगा और वो भी पॉजिटिव। तो वही हमने देखिए 2x यहाँ पर लगा दिया है विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, हमेशा का ये काम होता है। अगर नेगेटिव बचता तो हम विद नेगेटिव साइन लगा देते हैं। अभी जो 2x आया है इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करके वापस से लिखेंगे जैसे हमने पीछे किया था। जब आप 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2x², और जब आप 2x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी 2x। अगेन सब्ट्रैक्शन करना है और सब्ट्रैक्शन करने पर हमेशा साइन चेंज होते हैं। यहाँ पर देखिए 2x² पॉजिटिव है, साइन चेंज होकर नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ पर जो 2x है देखिएगा ये पॉजिटिव है और साइन चेंज होकर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगेन ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है। एंड हेयर विल बी 3x माइनस 2x। अब आपको नीचे वाला साइन कंसिडर करना है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है अभी। देन 3x माइनस 2x विल बी x ओनली। 3x में से आप 2x को माइनस कर दीजिए तो आपको 1x मिलता है, मतलब वही x, और ये वाला जो 1 है दैट इज़ एज इट इज़ हेयर। अब फिर से वही काम, फर्स्ट सम में फर्स्ट सम का डिवीजन, मतलब x में x का डिवीजन। अगर आप x में x का डिवीजन करेंगे x कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 1 मिलेगा। वही देखिए 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फिर से वही 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। तो आप 1 का x से करेंगे तो x आ जाएगा और 1 का 1 से करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। फिर से वही काम, साइन चेंज। तो यहाँ पर जो x था वो पॉजिटिव था, चेंज होकर नेगेटिव हो गया। ये जो 1 था ये भी पॉजिटिव था, आप देख सकते हैं ये भी नेगेटिव हो गया। x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आपको कुछ नहीं मिला, द रिमाइंडर इज़ 0। तो इस केस में आपको रिमाइंडर 0 मिल गया। सो दिस मेथड वॉज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब आपके पास एक और मेथड है दैट इज सेड टू बी द रिमाइंडर थ्योरम। उसे रिमाइंडर थ्योरम कहा जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है रिमाइंडर थ्योरम। ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो कोशिश करिएगा अगर नाम नहीं आता तो इसी से करें, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ ना करें। और फिर भी अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड ज़्यादा अच्छा लगे तो आप उससे कर लीजिए। देखिए जो भी आपका डिवाइज़र है, हमारा डिवाइज़र था x+1 जिसका हमें डिवीजन करना था, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू इक्वल टू 0। और यहाँ से आप x की ओर ऑब्टेन कर लीजिए। जैसे 1 है, 1 को उस साइड ले जाइए तो 1 इस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। अब x की जो भी वैल्यू निकल कर आई है उस पॉलिनोमियल में जाकर उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ऐसा करने के बाद x की जो भी वैल्यू आप ऑब्टेन करते हैं आप उस पॉलिनोमियल में उसको जाकर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। हमारा जो पॉलिनोमियल था दैट वाज
यप, दैट वॉज एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x+1। हम लोग क्या करने वाले हैं कि x के प्लेस पर सब जगह -1 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहुंचते हैं सॉल्यूशन पर। जी हाँ, देखिएगा, तो x के प्लेस पर सब जगह हमने देखिए -1 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, और -1 की पावर अगर कभी भी ऑड आ जाए लाइक 3 तो हमेशा सॉल्व होकर -i आएगा। -1 की स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, और ये 3 × -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा, और ये वाला 1 जो है वो एज इट इज़ है। तो -1 एज इट इज़, 3 × 3 इज़ 3 ओनली, ये -3 एज इट इज़ लिखा हुआ है, 1 एज इट इज़ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, 1 से 1 कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली 0। तो यहाँ भी रिमाइंडर 0 आया। लास्ट हमने जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया था, यहाँ भी आपको रिमाइंडर 0 ही देखने को मिला था। तो आप किसी से भी कर लीजिए, रिमाइंडर दोनों मेथड से ऑब्टेन हो जाएगा। एंड आई थिंक आई विल प्रेफर रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोई नाम नहीं बोलते हैं तो आप रिमाइंडर थ्योरम ही प्रेफर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी मैंने किया हुआ है, x - 1/2। तो अब वापस से आपको रिमाइंडर पता करना है व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - 1/2। तो फिर से वही काम हम लोग करेंगे। पहले x - 1/2 को 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और इस एक्सप्रेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहले भी वही किया था और अभी वही करने वाले हैं हम लोग। चलिए पहुँचते हैं अपने सॉल्यूशन पर। जी ये देखिए, x - 1/2 इक्वल टू 0, 1/2 आप उस साइड ले जाइए, नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड जाकर। और आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर ऑब्टेन करना है, तो आप क्या करने वाले हैं कि x के प्लेस पर सब जगह सारे प्लेसेस पर आपको 1/2 सब्स्टिट्यूट करना होगा। सो 1/2 क्यूब प्लस 3 × 1/2 स्क्वायर प्लस 3 × 1/2 एंड +1। ठीक है, 1/2 का क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8, 2 का क्यूब 8 होता है, एंड 1/2 स्क्वायर इज़ 1/4, और ये वाला जो 3 था वो एज इट इज़ है, आप देख सकते हैं ये वाला 3 एज इट इज़ है, 1/2 एज इट इज़ है, एंड 1 एज इट इज़। अब इस थोड़ा सॉल्व अगर करें तो 1/8 तो एज इट इज़, ये हो जाएगा आपका 3 × 1 मतलब 3/4, दिस विल बी 3/2 एंड +1। अब देखिए आपको इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए 8 है, 4 है और 2 है, इन तीनों का एलसीएम होता है 8। आप एलसीएम लेना आपको अच्छे से आता होगा। इस वाले 8 का यहाँ पर डिवीजन कीजिए 1, देन 1 × 1 1। इस 4 का यहाँ पर डिवीजन कीजिए 2, 2 × 3 = 6। इस 2 का यहाँ पर डिवीजन कीजिए 4, 4 × 3 = 12। इस अच्छा इसके नीचे 1 मान लीजिए, 1 का 1 8 में डिवीजन कीजिए तो 8, 8 × 1 = 8। सबको ऐड कर दिया, 27/8 दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, तो इजी है बहुत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी इसमें। इसके बाद है इसका सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाय x - a। फिर से वही काम करना है, ये डिवाइज़र है तो इसको इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और x की वैल्यू वापस से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको रिमाइंडर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी देखिएगा, ये आपका एक्सप्रेशन है। सब्स्टिट्यूटिंग x - a = 0, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी a, बिकॉज ऑफ a उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की जो भी वैल्यू निकल कर आई वो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस एक्सप्रेशन में। सो इट विल बी a³, देन a × a², देन 6 × a - a। कोई दिक्कत नहीं है, a का क्यूब तो एज इट इज़ है ही। अच्छा a × a³ करेंगे तो आपको a × a² मिलेंगे तो a³, और ये 6a हो गया -a हुआ, a³ से a³ कैंसिल आउट हुआ, देन 6a - a, सो दिस विल बी इक्वल टू 5a। भाई इसका सॉल्यूशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए हमने क्या हुआ है फैक्टर थ्योरम का थर्ड क्वेश्चन। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं हम आगे। हाँ जी देखिएगा, चेक वेदर 7 + 3x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन 3x³ + 7x। उन्होंने बोला चेक कीजिए क्या 7 + 3x इसका एक फैक्टर है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 15 में 3 का डिवीज़न कर रहे हैं, तो आपको मिलेगा 3 × 5 = 15, और 15 - 15 करेंगे तो 0। यहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिला, तो आप ये कह सकते हैं दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15, कि 3 15 का एक फैक्टर है। आपको ये बात अच्छे से पता है क्योंकि
15 में 3 का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है, दैट्स वाई वी कैन से दैट 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ 15। आप इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं कि आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तो 3 15 का एक फैक्टर है। सेम मैनर में अगर आपको किसी भी एक्सप्रेशन का जो आप रिमाइंडर ऑब्टेन कर रहे हो रिमाइंडर थ्योरम से, अगर वो रिमाइंडर 0 मिल जाए तो आप ये कह सकते हैं कि जो डिवाइज़र है वो उस डिवीजन का एक फैक्टर है। अब जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, उन्होंने बोला कि चेक कीजिए क्या ये इसका एक फैक्टर है। तो सेम तरीके से जो हमने पीछे क्वेश्चंस किए हुए थे, आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर ऑब्टेन कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। इसे कहा जाता है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये डिफरेंस आ जाता है कि फैक्टर थ्योरम में इक्वल टू 0 मिल जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है, जो डिवाइज़र है, वो डिविडेंड का एक फैक्टर है। तो देखिएगा फैक्टर थ्योरम, ये हमारा एक्सप्रेशन था जिसके लिए हमें पता करना था। हमने क्या किया, जो हमारा डिवाइज़र था उसे हमने इक्वल टू 0 लगाया पहले की तरीके से, और यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू ऑब्टेन की। कैसे करेंगे, जो 7 है पहले 7 उस साइड लेकर जाएंगे, सो दिस विल बी -7, और आप इस 3 का ऐसा डिवीजन कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा -7/3। ये आपकी एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आप रिमाइंडर थ्योरम से पहले वाले मेथड से ही रिमाइंडर ऑब्टेन कीजिए। यहाँ पर और यहाँ पर हम एक्स की प्लेस पर -7/3 सब्सिट्यूट कर देंगे। सो दिस विल बी 3 × -7/3 होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। -7/3 का अगर आप होल क्यूब करते हैं तो आपको मिलेगा -343/27, और इस 7 का -7 से मल्टीप्लिकेशन करके आ गया -49/3। 3 का 343 से मल्टीप्लाई करके, नहीं मैंने मल्टीप्लिकेशन नहीं किया हुआ है, मैंने क्या किया कि इस 3 से इस 27 को 9 टाइम्स कैंसिल कर दिया, वही नीचे 9 लिखा हुआ है। सो दिस इज़ -343/9 -49/3। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमें मिला इसका -490/9। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत इशू हो गई हो तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। तो -490/9 निकल कर आया। आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसीलिए देयरफॉर 7 + 3x इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये 0 आ जाता तो आप ये कह सकते थे दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम में बहुत डिफरेंस नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम से आप रिमाइंडर ऑब्टेन करते हो, और फैक्टर थ्योरम में बस इतना एडिशनल हो जाता है कि आपको जो रिमाइंडर है वो 0 ऑब्टेन होता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.3 फिनिश होती है। नाउ वी आर मूविंग एक्सरसाइज टू द एक्सरसाइज नंबर 2.4। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं कि ये भी आज फिनिश करें। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x + 1 अ फैक्टर। फिर से वही काम जो पीछे करते थे हम लोग। उन्होंने बोला कि डिटरमाइन कीजिए कि इन सब में x + 1 किस किस का फैक्टर है। तो फिर से वही करना है हमें। आप हर केस में रिमाइंडर निकालते चले जाइए। जहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया उसका तो वो फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो आपको क्या करना होता है कि जो भी आपका डिवाइज़र होता है पहले उसको इक्वल टू 0 लगाना होता है, x की वैल्यू ऑब्टेन करनी होती है, और जो भी पॉलिनोमियल है उसमें x के प्लेस पर उसे सब्स्टिट्यूट करना होता है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट पार्ट ही है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। तो हमने x + 1 को 0 के इक्वल लगाया, x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई -1। अब -1 हम सब जगह सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं तो आपको मिलेगा रिमाइंडर। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ तो वह खैर 1 है ही। सो दिस विल बी -1³ -1² -1 एंड 1। सॉल्व किया देखिए हमने सबको, तो आपको 0 मिल गया। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। -1 का क्यूब -1 हुआ, -1 का स्क्वायर +1 हुआ, -1 तो एज इट इज़ था ही वाला, और ये वाला 1 जो वो तो एज इट इज़ है ही। तो ओवरऑल 0 मिल गया। तो इसीलिए हमें कह सकते हैं देयरफॉर x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि x + 1 का ही तो पूछा था उन्होंने, ये इसका फैक्टर है। तो जहाँ जहाँ रिमाइंडर आपको 0 मिलता चला जाए उसका वो फैक्टर होगा। चारों पार्ट ऐसे ही हैं, और जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा वो उसका फैक्टर नहीं होगा। दैट्स इट। अच्छा, अब बढ़ते हैं। देखिए इसका फोर्थ पार्ट भी मैंने किया हुआ है थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए। दिस इज एक्सप्रेशन x³ - x² -2 + √2x + √2, और आप x के प्लेस पर क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, -1। सो द रिमाइंडर विल बी -1³ -1²। ये वाला माइनस जो है वो सॉरी ये वाला देखिएगा जो नेगेटिव साइन है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने माइनस एज इट इज़ रखा है, और 2 + √2 इंटू एक्स के प्लेस -1, और ये √2 है वो एज इट इज़ है। -1 का क्यों आप सबको बहुत अच्छे से पता है -1 होता है,
और ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये वाला माइनस एज इट इज़ है, ठीक है। ये देखिए माइनस ये वाला एज इट इज़ है, और ये जो -1 था इस माइनस का इस माइनस से मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो गया और 2 + √2 हमारा एज इट इज़ आ गया, और ये जो √2 है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा -1 -2 और ये +2, तो ये दोनों आपस में तीनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। दिस इज़ 1√2 एंड दिस इज़ 1√2, तो 1√2 मिलकर 2√2 हो गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 0 के इक्वल नहीं आया। देयरफॉर नो, x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस एक्सप्रेशन की देखिए डिग्री कितनी है, 3, सबसे बड़ी पावर डिग्री कहलाती है, तो इसकी डिग्री 3 है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। हमें तो खैर उससे हाल फिलहाल कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपको ये रिकॉग्नाइज़ करना हो, ये पता करना हो कि इसकी ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो किसी भी एक्सप्रेशन की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही ज़ीरोज़ होंगे, या आप ये कह सकते हैं उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद है थर्ड वाला, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अच्छा पहले ज़रा देखिएगा, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases। आपको फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके ये रिकॉग्नाइज करना है, डिटरमाइन करना है कि जो gx है वो px का एक फैक्टर है या नहीं। तो देखिएगा ये वाला जो एक्सप्रेशन वो px है और ये वाला जो एक्सप्रेशन वो gx है। फिर से वही काम, gx के लिए पूछ रहे हैं तो आप इसको इक्वल टू 0 लगाइए, यहाँ से x की वैल्यू ऑब्टेन कीजिए, और जो px है, जो px जो पॉलिनोमियल उन्होंने हमको दिया हुआ है, इसमें आप x के प्लेस पर उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अगर आपको 0 मिल जाता है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो वही पुरानी चीज़ है जो पीछे किया हुआ था हमने, कोई ऐसा डिफरेंट मैटर बिल्कुल भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सो कीप इट ऑन डूइंग। अच्छा इसके बाद देखिएगा थर्ड वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1, इस काइंड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उन्होंने बोला कि ये कुछ पार्ट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हर एक का x - 1 एक फैक्टर है। उन्होंने बोल दिया है, दे दिया है, मतलब ये फैक्टर है, आपको प्रूव नहीं करना, पता नहीं करना, उन्होंने बोल दिया कि इसका फैक्टर है, ठीक है। और आपको इन सारे केसेस में k की वैल्यूज़ ऑब्टेन करनी है, नॉट नेसेसरली वो k दें, हो सकता है a दे दें, हो सकता है b दे दें। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा मैंने पहले ही वाला क्वेश्चन किया होगा, x² + x + k, यहाँ से आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है व्हेन x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले x - 1 को पहले जो 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x दैट इज़ +1, -1 उस साइड लेकर जाएंगे तो ये आपको +1 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था दैट वाज x² + x + k। तो हम x के प्लेस से 1 सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो x² + x + k = 0। आपको क्या करना है, उन्होंने बोल दिया था कि ये इसका फैक्टर है, तो आपको =0 सब्स्टिट्यूट करके चलना है शुरू से ही, क्योंकि हमें मेंशन कर दिया उन्होंने, ये बात उन्होंने हमको बोल दी। तो समझ में आ गई होगी बात अच्छे से। 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, 2 आप उस साइड लेके जाइए, देन वी विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ k दैट इज इक्वल टू -2। अच्छा अब देखिएगा मैंने इसका फोर्थ पार्ट किया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट है kx² - 3x + k, और वापस से आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। अगेन ये उस जो x - 1 है उसका फैक्टर है, तो हम फिर वही करने वाले हैं, x के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा अब देखिएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और k × 1 करेंगे तो k आ जाएगा ये, एंड 3 × 1 = 3 एंड k जो हमारा एज इट इज़ है। तो आप k और k को देखिएगा दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपको 2k मिलेगा। ये वाला -3 है, ये इस साइड आ जाएगा इक्वल के RHS में, तो आपको मिल जाएगा +3। और क्योंकि आपको k की वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो इस वाले 2 का इस साइड डिवीजन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3/2। ये बेसिकली k की वैल्यू निकल कर आ गई, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें बिल्कुल भी। चलिए इसके बाद हम लोग कर रहे हैं फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले एक बार। फैक्टराइज, ये सारे क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको आपको फैक्टराइज करना है। आप देख सकते हैं कि इनमें चारों ही पार्ट जो हैं इसके, ऑल द 4 पार्ट्स आर क्वाड्रेटिक, सभी क्वाड्रेटिक हैं, सभी की डिग्री देखिए 2 है, सभी की डिग्री 2 है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए आ जाता है तो आपको एक मेथड लगाना है, उस मेथड को बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है।
मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसकी हेल्प से हमें उसे फैक्टराइज करना है। ठीक है, देखिएगा। हाँ जी, अपने पास एक्सप्रेशन था ये वाला 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए हम लोग कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज। यहाँ लास्ट में नंबर देखिए कांस्टेंट कितना है 1, और यहाँ आगे x² के साथ कितना है 12। तो ज़रा 1 का 12 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। हमेशा ये ट्रिक लगानी है कि ये जो आगे टर्म लिखा हुआ है इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको लास्ट वाले टर्म से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। अब आपको क्या करना होगा कि आप कोई भी दो नंबर सोचिए, कोई भी दो नंबर्स ऐसे सोचिए जिन्हें मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 12 मिले और ऐड करने पर 7 मिले। मल्टीप्लिकेशन करने पर 12 और ऐड करने पर 7। तो आप देख सकते हैं 4 and 3, 4 3 12 हुआ और ऐड करने पर 7। यहाँ पर प्लस का साइन लगा था, इसीलिए इस प्लस से आपको पता चलेगा कि ऐड करने पर लाना है या सब्ट्रैक्ट करने पर लाना है। तो आपको ऐड करने पर लाना है। कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लिकेशन करें तो आपको 12 मिले और ऐड करने पर आपको 7 मिले। तो हो गए 4 and 3, 4 and 3। कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी इसमें। 12x² एज इट इज़, ये माइनस एज इट इज़, 7 को हमने लिख दिया 4 + 3, और ये जो 1 है वो हमारा एज इट इज़ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे भी बहुत काम आएगा। और 12x² देखिए एज इट इज़ है, यहाँ पर आगे माइनस था तो इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, और यहाँ पर आगे x भी है, इस माइनस का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी करना है और x का भी करना है। तो आपको मिलेगा -4x एंड -3x, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस था तो इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर। 4 क्योंकि प्लस था तो ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर 3 भी आप देख सकते हैं प्लस था, प्लस का साइन था तो ये भी नेगेटिव हो गया, और ये जो 1 है वो एज इट इज़ है। अब देखिए आपको क्या करना है कि आपको दो टर्म्स की पेयरिंग करनी है, फर्स्ट 2 एंड सेकेंड 2। फर्स्ट 2 में से आप कुछ कॉमन लीजिए और सेकेंड 2 में से आप कुछ कॉमन लीजिए। कॉमन का मतलब होता है कि आप जो भी टर्म बाहर निकाल रहे हैं उसका आपको हर एक टर्म में डिवीजन करना होगा। तो आप देख सकते हैं 12x² 4x, इन दोनों में से आप 4x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4x का यहाँ भी डिवीजन हो सकता है और यहाँ भी डिवीजन हो सकता है। तो कॉमन वही लिया जाता है जो मैक्सिमम टर्म हो और जो जिस टर्म का आप सब जगह डिवीजन कर सकते हो जिसमें से आप कॉमन ले रहे हो। तो आप जब 4x का 12x² में डिवीजन करेंगे, 12x² में अगर आप 12x² में अगर आप 4x का डिवीजन करेंगे तो 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, और 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1x बचेगा, तो आपको मिलेगा ब्रैकेट के अंदर 3x। और जब आप 4x का 4x में डिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ 1 मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है। अच्छा, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर यहाँ नेगेटिव आपको मिलता है तो 99% केसेस में आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना है। ठीक है, ऑल्दो नेगेटिव यहाँ नहीं है इस वाली जगह पर, बट आपको ज़बरदस्ती कॉमन लेना है। अच्छा, बेसिकली इन दोनों में से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो हम -1 ले लेते हैं। सिर्फ 1 तो आप हर एक में से कॉमन ले सकते हैं। -1 कॉमन लेने से इसके और इसके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो 3x प्लस हो गया, और जो 1 जो था वो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिएगा इन दोनों में से आप 3x - 1 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लिया, देखिए कॉमन लेते ही आपने ब्रैकेट लगाया यहाँ पर मिलेगा 4x - 1, 4x - 1। समझ में आएगा वो अच्छे से, बहुत बढ़िया। तो इसका फाइनल फैक्टराइज हो गया। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन था वो क्वाड्रेटिक था, इसकी पावर 2 थी, तो इसके दो फैक्टर्स निकल कर आए हैं 3x - 1 एंड 4x - 1। ठीक है, अब देखिएगा इसका सेकेंड वाला पार्ट भी क्या हुआ है मैंने। दिस इज थर्ड पार्ट। हाँ जी, 6x² + 5x - 6। इस नंबर का इस नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 6 6 आपको मिलेगा 36। अब आपको दो नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो 36 आना चाहिए, और माइनस करने पर ये साइन आपको बताएगा कि आपको प्लस करने पर लाना है या माइनस करने पर लाना है। माइनस करने पर 5 आना चाहिए। दो नंबर्स ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 36 और माइनस करने पर 5। तो आप देख सकते हैं 9 and 4, 9 4 = 36 भी होता है, और 9 - 4 करके 5 भी आता है। तो 6x² एज इट इज़, 5 को हमने लिख दिया यहाँ पर, 9 - 4, बाहर जो x था वो एज इट इज़ है, और -6। तो 6x² वापस एज इट इज़। ये ब्रैकेट के बाहर जो ये x है, इस x का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, सो इट विल बी 9x - 4x, और -6 हमारा एज इट इज़ है। नाउ अब देखिएगा ये हमारे पास
2 टर्म ये आ गए, 2 टर्म ये आ गया। आपको ग्रुपिंग करनी होती है टर्म्स की। आप फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 3x का यहाँ भी डिवीजन हो जाएगा, यहाँ भी डिवीजन हो जाएगा। जब आप 6x² में 3x का डिवीजन करेंगे, एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 2x। तो देखिए अब ब्रैकेट के अंदर हमने 2x ही लिखा हुआ है और यहाँ पर है 9x। जब आप 9x में 3x का डिवीजन करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो आपको मिलेगा सिर्फ 3। मैंने ये बताया था कि आपको यहाँ अगर नेगेटिव मिल जाए तो आपको नेगेटिव साइन कॉमन लेना ही लेना है 99% क्वेश्चंस में। अच्छा, अब -2 यूँ लिया क्योंकि 4 में और 6 में दोनों में आप 2 का डिवीजन कर सकते हैं। तो 2 का 4 में डिवीजन करेंगे तो 2x, और 2 का जब हम 6 में करेंगे तो 3। माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो गए, ये जो था माइनस तो ये प्लस हो गया, और ये भी नेगेटिव था तो ये भी आप देख सकते हैं प्लस हो गया। अच्छा, अब देखिएगा इन दोनों में से 2x + 3 कॉमन आ जाएगा और आपको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 3x - 2। ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, इसके फैक्टर्स हो गए, समझ में आया होगा अच्छे से। उसके बाद देखिएगा मैंने यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। तो फ्यू प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द सेम मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप सारी सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम आती है तो पूछिए। ठीक है, सॉल्व ज़रूर करना है। मोबाइल में वीडियो चल रही है, आप पॉज कीजिए और जो है सारे क्वेश्चन नोट आउट कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसके बाद 5th क्वेश्चन रह गया है इस वाले एक्सरसाइज का, और 51 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो हम एक काम करते हैं, अभी इसे हम वाइंड अप करते हैं, और जो नेक्स्ट जो 5th वाला क्वेश्चन है वो कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोड भी हो गया होगा, आप इतना ही मेहनत कीजिए, इतना ख़त्म कीजिए। 5th का ज़रा सा ही पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, तो कल इसके साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म करा दूँ। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं।